नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से आरंभ हो रहे जीएसटी बचत उत्सव पर देश को किया संबोधित। जीएसटी सुधारों से सभी वर्गों को होगा फायदा। कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में भाजपा ने दर्ज की शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवन और छात्रावास का किया शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी दिव्यांगजनों को आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनने पर रहेगा सरकार का जोर। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3,700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा और अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने नए जमाने के मुताबिक जीएसटी की दरों को कम किए जाने के अवसर पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक बचत उत्सव जैसा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाए जाने पर जोर दिया। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। 22 सितंबर से देश में लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों को प्रधानमंत्री ने बचत उत्सव बताया। नए सुधार सूक्ष्म और कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे। उत्पादन की गति बढ़ेगी और ये सभी प्रयास मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु,
मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। कारोबार में सुगमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में जीएसटी के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने बताया कि कैसे 2017 से पहले देश में अलग अलग स्तर पर कई तरह के कर प्रचलन में थे, लेकिन अब वो सभी बीते दिनों की बातें हैं। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने उत्पादन गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पहली बार विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। ये दो शब्द दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री के एक फैसले ने भारत की पूरी आबादी के साथ साथ सभी राज्य और केंद्र सरकारों के दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नजरिए को बदल दिया है। दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने देश के सभी दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मसम्मान और पहचान की एक नई भावना के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का सपना भी जगाया है। 2015 में पहली बार पूरे देश के लिए विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ये दो शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सभी का दिव्यांग जनों को देखने का नजरिया बदला है। और ये दिव्यांग शब्द से ही नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। कृषि को हमारी सभ्यता की आत्मा बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल हमारे किसानों का गर्व है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है BIRC 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा जिसमें किसान, वैश्विक खरीदार और विभिन्न हितधारक एक ही मंच पर एकत्रित होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आयोजन भारत की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा। साथ ही ये व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को भी और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों का हित किसी भी व्यापारिक समझौते में सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5,400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार
के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा अब निकलने लगी है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो साझा किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोप पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वोट चोरी का पूरा अभियान बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया, जिसे अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को भी अमित मालवीय ने एक बार फिर उठाया। वो पोस्ट में लिखते हैं कि इसलिए हैरानी नहीं है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज करने या कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं, अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। भारत की पाकिस्तान पर 1965 की जंग में जीत को 60 साल हो गए हैं। इस जंग को आसल उत्तार खेमकरन सेक्टर की लड़ाई के लिए और लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर CQMH अब्दुल हमीद की वीरता के लिए जाना जाता है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने 1965 की जंग में लड़ने वाले रिटायर्ड फौजियों से बात की। ऑपरेशन जो है 2 सेक्टर में लड़ा, ब्रिजमेंट हेडक्वार्टर और 2 बैटरी रजौरी और हाजीपीर में 138 बैटरी तीसवाड़ सेक्टर तंगधार जो 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर आता है। वहाँ पर सबसे पहला एक्शन हमने फर्स्ट शिफ्ट को आर्टी सपोर्ट दिया। जो दुश्मन की पीटी ग्राउंड काफ़ी बड़ी पोस्ट थी, उसको 24 और 25 अगस्त की रात को कैप्चर किया। इसके बाद में 2 गनें हमारी नीति पिकेट पर डिप्लॉय की गई और 2 गनें पाकिस्तान और भारत के सीमा पर कृष्णगंगा नदी के ऊपर एक जूड़ा नाम से पुल था, उसको तोड़ने के लिए हमें टास्क मिला। इसके लिए 2 गनें हमने सूर्य और लक्ष्मण पिकेट के पहाड़ी पर डिप्लॉय किया। मेजर शादा सर, आप कहाँ पोस्टेड थे जब 1965 की जंग लड़ी और आपने क्या एक्शन किया? आपकी क्या यादें हैं उस टाइम की? 1965 में मेरी पलटन जो कि फर्स्ट डोगरा है वो आर्मड ब्रिगेड के साथ में थी। हम उनके साथ तैनात थे और जहाँ जहाँ आर्मड को जाती थी हम उनके साथ में चलते थे और उनको प्रोटेक्शन देनी रात के समय वो या पेट्रोलिंग करने का हमारा जिम्मा था। तो इस मामले में आपको 2-3 बातें बतानी चाहूँगा। पहली कि एक रात को हमारे कमांडिंग ऑफिसर को खबर मिली कि जी एक जगह पे पाकिस्तान के 14 टैंक जो हैं वो रात को एक जगह इकट्ठे होकर खड़े हो गए, क्योंकि दिन रात को चल नहीं सकते थे। टैंक जो है रात को वो एक जगह पे इकट्ठे थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। मतलब वो कर नहीं रहे, रात को कर भी नहीं सकते, वो चल ही नहीं सकते क्योंकि दिखता नहीं है उनको रात को। तो क्या हुआ कि उन्होंने वो छोटी नहर साथ में उनकी चल रही थी, वो लोकल को 2-4 को लेके साथ में और कुछ अपने जवानों से मिला के
उन्होंने नहर का किनारा तोड़ दिया, जिससे कि वो जहाँ पे वो टैंक थे वो सारा इलाका पानी से भर गया। पानी से भर गया तो पानी तो ज़मीन में चला गया, लेकिन स्लश इतनी ज़्यादा हो गई कि टैंक हिल वो नहीं पाया। टैंक उसमें चल नहीं सकता। जैसी सुनवाई हुई हमने उनको फायर किया। तो ये तो बड़ा ही जीनियस, मतलब बड़ा अच्छा आइडिया था ये तो। ये उस वक्त की लड़ाई में जो आइडिया काम कर दे सो कर दे। आज एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू होने वाला है। मैच से पहले स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ पहुंच रही है। दूरदर्शन के रिपोर्टर मुकेश शुक्ला ने दर्शकों से बात की। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना है और हमारे साथ कुछ फैंस हैं जो इंडिया को चीयर कर रहे हैं। सर, क्या उम्मीद लग रही है इस बार? इंडिया तो जीतेगा, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। इंडिया इज ऑलवेज इंडिया एंड अभी तक बहुत भारी पड़ा हुआ है, आगे भी भारी रहेगा इंडिया। कम ऑन इंडिया, चक दे जी। अच्छा, मेरे लिए पहले बार एक स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी मैंने मिस किया था, वो थोड़ा सा बड़ा मिस था मेरे लिए, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच छोड़ता नहीं है। वो इंग्लैंड में भी गया है, दुनिया में कहीं भी रहो, इंडिया पाकिस्तान मैच इज अ मैच फॉर अस, वी गो एंड आई होप फॉर इंडिया द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर मी। कम ऑन, चीयर्स फॉर इंडिया। आज के मैच को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसा रहेगा? भाई हम सबसे आगे हैं तो नेचुरली हम जीत के ही जाएंगे। आज जीतने के लिए आए हैं, तभी तो वक्त निकाल के आए हैं यहाँ पे। आज का मैच अगेन फिर हम लोग इंडिया पाकिस्तान को हरा के ये दिखाएंगे कि हारते पाकिस्तान को कैसे हराया जाता है। तो आज कैसे हारते कैसे है, जीते तो हम हमेशा हैं, आगे भी जीतेंगे। हाउ टू प्ले क्रिकेट ये भी आज हम लोग बताएंगे पाकिस्तान को अगेन। तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी मैच शुरू होने वाला है और ये जो स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच रहे हैं। भारत पाकिस्तान का एक और रोमांचक मुकाबला यहाँ होने वाला है और फैंस को उम्मीद है कि भारत जीतेगा। वहीं पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टीम जीतेगी। ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, देखते हैं ग्राउंड पर क्या कुछ निकल करके आता है। सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो किस तरह से इस बार खेलती है इस मुकाबले में, ये देखा दिलचस्प होगा। कैमरा एसपी दुबई के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दुबई। तो अब से कुछ ही देर में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला शुरू होगा। बहरहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की GST बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, समय की शिला पर आत्म परिचय, फणीश्वरनाथ रेणु जी के संस्मरण है। इसके अतिरिक्त वो दिनमान पत्रिका में रिपोर्टाज भी लिखते थे। नेपाली क्रांति कथा उनके रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक रेणु जी की जन्मस्थली औराही हिंगना पहुंचे और कोशिश की कि उनके किए हुए कार्यों की तह तक पहुंचा जाए। और जाते जाते हम आपको इस खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला। खबरदार, जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम राम। हम अभी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के गांव में हैं और ये जो रोड आप देख रहे हैं, जनता चौक का जो रोड है, और हीरामन जो कलाकार हैं, तीसरी कसम में राज कपूर की अभिनीत जो फिल्म है, और उसमें इसी रोड से वो जा रहे हैं अपनी बैलगाड़ी को लेकर के और छातापुर गाँव का पता पूछते हैं। जिस समय तीसरी कसम की शूटिंग हो रही थी तो इसी रोड, इसको 10 नंबर रोड बोला जाता है, पलटनिया रोड भी बोला जाता है, तो इसी रोड से राज कपूर जाते हैं बैलगाड़ी लेके। अगर ये इधर से जा रहे हैं तो उधर से भी कोई गाड़ी आ रही तो इसको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो हीरामन, तो ये बोलते हैं बड़ा ही मासूमियत से कि छत्तापुर पचीरा जा रहा हूँ। छत्तापुर पचीरा। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। रेणु साहित्य जो है वो मानवता के दृष्टिकोण से वो खुला किताब है, खुली किताब है। जो पढ़ेगा वो रेणु को जानेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो रेणु को नहीं जान पाएगा। हाँ, सुन सकता है वो। रेणु हिंदी साहित्य के शिल्पकार ही नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना के अग्रदूत थे। वो समाज में अलग जगाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतरे। रेणु की जनसभाओं में भाषण या चुनावी वादे नहीं होते थे, बल्कि किस्सा गोई, कहानियां, भजन और गीत सुनाए जाते थे। वह चुनाव चिन्ह नाव पर मैदान में उतरे थे। उनका नारा था, कह दो गांव-गांव में, अब के इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। औराही हिंगना की धरती आज भी रेणु जी को याद करती है। गांव की हरियाली और स्वच्छ हवाओं की ताजगी को समेटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं रेणु जी के छोटे सुपुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय। उनकी अभिलाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर औराही हिंगना आए, क्योंकि जब जब वो सीमांचल आते हैं तो अपने भाषण की शुरुआत रेणु जी के नाम से ही करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार रेणु गांव जरूर आए, रेणु की धरती को एक बार जरूर देखें आके। रेणु के परिजनों को एक बार करीब से आके देखें तो हम शायद धन्य महसूस करेंगे अपने आप को। उनके गांव पहुंचकर ऐसा लगा कि मानो हर किसी की जिंदगी से, हर किसी के घर से जुड़े हों रेणु। सामाजिक हैसियत, जातिगत व्यवस्था और अमीरी गरीबी के तमाम विभाजनों से अलग नहीं थी फणीश्वरनाथ रेणु की दुनिया। फिर भी सबको अपने क्यों लगते हैं रेणु। मारे गए गुलफाम इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम फिल्म बनी थी, जो फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य का एक उत्कृष्ट फिल्म रूपांतरण माना जाता है। हमने हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु के बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव पहुंचे। यहाँ की मिट्टी और लोगों की रगों में आज भी रेणु के साहित्य का लहर देखा जा सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, औराही हिंगना गांव, अररिया, बिहार।